तो कल तक हमने ये देख लिया था एक बेसिक लेमैन लैंग्वेज में कि हार्ट काम कैसे करता है। आज हम उसकी कुछ टेक्निकलिटीज के ऊपर ध्यान देने जा रहे हैं कि टेक्निकली वो कैसे काम करता है। ठीक है? कैसे टेक्निकली काम करता है वो हमने कल समझ लिया। एक जो सीक्वेंस मैंने कल आपको बताया कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। कहाँ से? बॉडी में से। बॉडी में जितनी भी मतलब बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कैरी होता है वेन्स के थ्रू। वेन्स के थ्रू बॉडी से ब्लड लाया जाता है हार्ट में, लेकिन कहाँ? राइट एट्रियम टू देन राइट वेंट्रिकल जाता है। क्या ये वाला क्लियर था? एंड देन सेम प्रक्रिया जाती है ये वाली जो जाती है लंग्स की, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में जाती है। ठीक है? वहां ऑक्सीजन लेती है, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कंप्लीट किया था। उसमें हमने समझा था कि लंग्स में कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये हमने वहां समझा था। तो एल्वुलाई के अंदर वहां जाके हमारा जो लंग्स में है, एल्वुलाई है, छोटे छोटे जो सैक्स हैं अंगूर के गुच्छे वाले, उसके अंदर हमारा एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों कहते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गैस अपना एक्सचेंज, यानी कि अ, अपनी पुरानी जगह को छोड़कर नई वाली जगह की तरफ जाना, आप ऐसा कह सकते हो। एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। और इस प्रक्रिया में लंग्स में जो ब्लड आया हुआ था उसको ऑक्सीजन मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड उसने बाहर निकाल दिया। अब जो लंग्स में जो ऑक्सीजन आया था, जिस ब्लड की आर्टरीज में, या जो कहीं जो ट्यूब में, नॉट आर्टरीज, जिस ट्यूब में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, अब वो लंग से जो बाहर निकल रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से बाहर निकल रहा है, वो ब्लड हमारा किसके अंदर आएगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जाएगा लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, देन टू aorta एंड टू होल बॉडी। ठीक है? क्या ये सीक्वेंस सबको क्लियर था? किसी को इस सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी? आप सबने इसको एक बार रिवाइज कर लिया था? आई एम जस्ट इमेजिनिंग, या कहें कि मैं सम्मान के चल रही हूँ कि आपने इस सीक्वेंस को, कल वाले सीक्वेंस को रिवाइज कर लिया था। ठीक है? चलिए आज टेक्निकल तरीके से देखेंगे कि कौन कौन सी वॉल्व का नाम क्या है, और जो उसका स्ट्रक्चर है हार्ट का, वो कुछ कैसा दिखता है इन रियलिटी। 300 ग्राम की नियरली हमारा ये हार्ट होता है। ठीक है? और सेंटर में होता है, बट इसकी एक जो नीचे का कॉर्नर है, ये कॉर्नर नहीं कहते वैसे इसको, इसको कहते हैं एपेक्स। क्योंकि ये एक जो माउंटेन की जो चोटी होती है, तो हार्ट की जो चोटी है वो नीचे है। तो जब नीचे है तो उसको तो हम बेस बोल नहीं सकते, इसलिए इसको नाम दिया एपेक्स। एपेक्स क्या होता है? एपेक्स का मतलब होता है चोटी। एक बहुत बड़ी, जैसे माउंटेन का जो ऊपर चोटी वाला भाग होता है ना, वो वाला पिरामिड का ऊपर वाला भाग होता है, एपेक्स उसको बोलते हैं। अब जो ये वाला भाग है, ये कटोरी नुमा है, ये लगता है हाँ ये बेस जैसा है, तो इसको हमने कह दिया बेस। जबकि ये दोनों हैं आपस में उल्टे। आप देख पा रहे हो, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है? एपेक्स और बेस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ओके। अब इसकी वजह से यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा एक गड्ढा है। हार्ट एक्चुअल में यहाँ सेंटर में है, इस तरह से, कुछ इस तरह से सेंटर में है। तो ये वाला भाग जो है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ज्यादा चला जाता है, झुकाव होता है, इसलिए हम कहते हैं हार्ट लेफ्ट में है। इन एक्चुअल क्या हार्ट लेफ्ट में है? नहीं। इस छोटी सी जो ये जगह पे ये शिफ्ट हुआ है ना, इसकी वजह से हम हार्ट की धड़कने, यानी कि जो हार्ट बीट है, हम उसको सुन पाते हैं। लब डब जो होती है उसको हम सुन पाते हैं।
डायग्राम को एक बार लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं। हमने ये देख लिया था कि 300 ग्राम्स का तो चलो हार्ट का साइज होता ही है, सॉरी वेट होता है, ये होता है एपेक्स, ठीक है ना। ये हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। क्लेंच्ड फिस्ट, फिस्ट का मतलब क्या होता है, ये फियाट नहीं है, फिस्ट है। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, बंद मुट्ठी, जिसके अंदर अंगूठा हम अंदर रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि योग में सारी मुट्ठियां बंद में जिसमें अंगूठा अंदर होता है वो वाली होती हैं। तो वैसी मुट्ठी बनाने के बाद जो साइज आता है वो आपके हार्ट का साइज है। इसलिए इंडिविजुअली साइज जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। बहुत ज्यादा चेंज क्यों नहीं आता, क्योंकि इन जनरल लोगों की हाइट भी सेम होती है। जिन लोगों की हाइट थोड़ी बड़ी होती है तो उसमें लगभग साइज भी थोड़ा सा, मतलब कि जो वेट है वो थोड़ा डिफरेंशिएट कर जाता है। जैसे कि इन मेल्स 280 टू 340 ग्राम्स हो जाता है। अगेन इसके ऊपर भी डिपेंड करता है फिर, फीमेल्स के अंदर भी हाइट प्लस जो बॉडी में कितना फ्लैश है, सब कुछ उसके ऊपर भी काफी मैटर करता है, ठीक है। मेन तो हाइट के ऊपर काफी डिपेंड करता है। हार्ट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हमने देख लिया था, पेरिकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इस पे कई बार पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हार्ट की जो बैग है जिसके अंदर हार्ट बैठा हुआ है या हार्ट को रखा गया हुआ है, उसको क्या कहते हैं, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। इनर हमेशा ही विसरल होती है, इनर हमेशा विसरल होती है, और आउटर हमेशा पेराइटल होती है, पेरिफेरल पेराइटल इस तरह से होती है, ठीक है। पेरिकार्डियल स्पेस का सिंपल सा मीनिंग है जो आउटर और इनर के बीच में है और इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। और ये किस लिए होता है, ताकि हमारी फ्री मूवमेंट बनी रहे, कोई भी शॉक ना लगे और हार्ट को मॉइस्चर मिलता रहे, उसकी मॉइस्चर के अंदर कोई भी मतलब कमी ना आए, उसको एक नमी प्रदान करता रहे, ठीक है। लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल हम पढ़ चुके थे, एपी मायो एंडो, ठीक है। मैंने आपको इनके मीनिंग बता दी थी कि एपी एंडो मायो कैसे बनते हैं, ठीक है। दोनों में ना डिफरेंस एक चीज का प्लीज क्लियर कीजिएगा कि हार्ट की जो लेयर्स हैं वो अलग है, ठीक है। वो एक बैग है, उसके अंदर लेयर्स आ रही हैं, मींस हार्ट की जो अपने ऊपर खुद की चिपकी हुई लेयर्स है ना, एपी मायो और एंडो, ये अलग है। बैग अलग है, बैग के अंदर वॉलेट जो है वो अलग है। तो बैग जो है वो पेरिकार्डियम है, जो वॉलेट अंदर बैग के अंदर रखा गया हुआ है दैट इज हार्ट। और उस जो वॉलेट की लेयर्स हैं उसे एपी मायो और एंडो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, मतलब, ठीक है। हृदय में 4 चैम्बर्स है, यहाँ से अब आपका एक थोड़ा सा शुरू होने जा रहा है। हृदय में 4 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं, ऊपर वाले भाग में होते हैं एट्रियम, इस वाले भाग में होंगे एट्रियम, लेफ्ट, सॉरी, राइट और लेफ्ट, ठीक है। और नीचे वाले भाग में होते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। अगेन राइट एंड लेफ्ट। तो इस तरह से 4 चैम्बर्स हैं, 4 खाने हैं, 4 बॉक्सेस कह सकते हैं आप हैं, या कहें कि 4 ऐसे कमरे हैं जिसमें आना जाना बड़ा इजी है, ठीक है। और इन कमरों में जो आना और जाना किसका है कैसे है, ये हम अगर सीक्वेंस याद रखेंगे तो हमारे लिए सब कुछ इजी रहेगा, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में क्या आ रहा है, राइट साइड की, और लेफ्ट साइड की वही फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में क्या, सॉरी, अंडरग्राउंड फ्लोर में क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे समझा इसको कि राइट एट्रियम में हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा, एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ जब ब्लड आया राइट वाले में, तो ये आता है 2 जगहों से, कहाँ से, सुपीरियर एंड इंफीरियर। क्या क्या होगा, वेना कावा, ठीक है। एक वर्ड है ये, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए लिखा है इसे, वेना कावा। मैं एक एक कर देती हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए प्लीज, ऐसे, ठीक है। तो ये 2 हैं। सुपीरियर से मतलब क्या हुआ, जो हमारे चेस्ट यानी कि हार्ट से ऊपर का जो लेवल है
वहां से जो, यानी कि ब्रेन से, हमारे मुख से, हमारे जो गला है वहां से जितना भी है, और हमारे हैंड्स में से जो ये ब्लड आ रहा है, वेन्स में जो ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इन बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है किसके पास, हार्ट के पास, वो सुपीरियर में आता है। इंफीरियर में क्या आ गया, एब्डोमेन, लेग्स, यहाँ से जो ब्लड आएगा उसे इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। ठीक है, ये सुपीरियर और इंफीरियर के अंदर दो में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब सेम चीज हमारी सुपीरियर इंफीरियर वाली भी होगी, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, जो आर्टरीज हमारी नीचे से ऊपर तक के लेकर आती हैं, सुपीरियर इंफीरियर, एओर्टा जो होती है वो मेजर एक बड़े वाली आर्टरी है। ठीक है, वहां से वो कुछ जगहों पे डिवाइड करती है। अब मैं उनको एक बार दिखाती हूँ, यहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, नीचे है, ये रहा, ये रहा एओर्टा, दिस वन। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे पूरी बॉडी में ब्लड को फैलाती है, कौन, एओर्टा। ठीक है, ये रहा इंफीरियर वेना कावा। इसमें यहीं से जो आर्टरीज का होता है ना, उसमें सुपीरियर इंफीरियर ऐसे नहीं होता, उसमें थोड़ा आगे जाकर डिवाइड होता है, तो वो ना देखना, पर लेकिन वैसे हाँ, आप ये कहोगे कि अगर बॉडी से बाहर, सॉरी, ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है तो एओर्टा के थ्रू जा रहा है। ठीक है, अब ये जो पाइप्स है ना, ये अपनी अपनी डिविजन्स में जाती हैं। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, और ये सुपीरियर वेना कावा हो गया यहाँ का, ऊपर से आने वाला। ठीक है, और ये नीचे से लाने वाला। ठीक है, ये वाला यहाँ पे। तो आप एक चीज का ध्यान रखें यहाँ पर, कि जो अब थोड़ा सा मैं चाहती हूँ तो ऊपर से पहले ब्लड आया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आया, वेन्स। वेन्स का बड़ा वाला जो चैम्बर है, चैम्बर नहीं, बड़े वाले ट्यूब जो है, वो कौन सी है, सुपीरियर वेना कावा। फिर जब वेन्स नीचे से, पैरों से, एब्डोमेन से अपना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई, तो वो यहाँ नीचे से आया। ठीक है, अब आप एक चीज को ध्यान से देखिए, एटीएम के पास, देखिए, राइट एट्रियम के पास दो छेद हैं, एक ऊपर ये वाला छेद और एक ये वाला छेद। ठीक है, इन दोनों छेद से क्या हो रहा है, दोनों ही छेद से राइट एट्रियम में, मैं वेंट्रिकल की बात नहीं कर रही हूँ, राइट एट्रियम में इंफीरियर और सुपीरियर दोनों से ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट एट्रियम में आएगा। और वो दोनों छेद जो हैं वो सेम जगह पे नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे समझाने का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ब्लड आ गया, तो राइट एट्रियम में जैसे दोनों साइड से कलेक्टिवली ब्लड को इकट्ठा करा गया, तो इस इकट्ठे ब्लड को प्रॉपरली हमने आगे पास ऑन करवाने के लिए कि वो लंग्स में चला जाए, तो पहले तो हमने यहाँ भेज दिया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल की जो नीचे, ये अभी देख रहे हो ब्राउन ब्राउन सा ये वाला, ये जो मास है, ये जो मास है, ये जो हार्ट का मास है, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे करके पिचकेगा। ठीक है, ये पिचकेगा, और ये पिचकने की वजह से ये सारा ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी वॉल्व से होता हुआ पल्मोनरी, कौन सी, आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन नहीं। बॉडी से जब डीऑक्सीजनेटेड हार्ट में आएगा तो वो वेन के थ्रू जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा तो वो आर्टरीज के थ्रू जाएगा, लेकिन वो आर्टरी पल्मोनरी यानी कि लंग्स की होती है, बॉडी की नहीं। लंग्स की होती है, बॉडी की नहीं, इसे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे आया ब्लड। ठीक है, यानी कि अब पल्मोनरी आर्टरी से ये चला गया कहाँ, लंग्स में चला गया, बाय, मैं ऑक्सीजन लेकर आया। ठीक है, अब दूसरा आ गया हमारे पास यहाँ पर, नहीं इसे भी ऐसे को थोड़ा लाइट कर देते हैं, इसको दिख नहीं रहा ना, ऐसे कैसे दिख रहेगा। ठीक है, तो अब लंग्स ने क्या करा, और उसको वही सेम हमने प्रक्रिया याद करी थी अभी। ठीक है, उसने ऑक्सीजन लिया,
लंग्स से जो ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पल्मोनरी वेन से आया। तो पल्मोनरी वेन से कहाँ आया? यहाँ से, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, अंदर एंटर करा। ठीक है, इसमें एंटर करने के बाद ही यहाँ से आया। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, अगेन फिर से पिचकेगा ऐसे करके, और पिचकने पे ये कहाँ जाएगा? ये वाली जो वॉल्व जा रही है ना, ये वाली। ठीक है, इस वॉल्व के थ्रू एओटा में जाएगा, और एओटा इसको पूरी बॉडी में फैलाएगी ऐसे। ठीक है, इन डेप्थ नहीं जाना है, इसके भी एओटा के भी पूरे होते हैं कि इंफीरियर कौन जाएगा, सुपीरियर कौन जाएगा। ठीक है, वो थोड़ी सेक्शन आगे जाकर डिवाइड होते हैं। ओके, चलो, ये देखिए यहाँ से भी है, यहाँ से भी जो लंग से जो ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहाँ से भी आ रहा है। यहाँ से भी नोटिस कीजिए, मेरे पास इसकी कुछ अच्छी वीडियोस है, मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं तो आप इसको खुद भी एक बार सर्च करके देख सकते हैं, अब आपको और ज्यादा डिटेल में समझ आएगा। तो अब इसमें रह क्या गया? इसमें अब कुछ टेक्निकल वर्ड्स रह गए हैं जो आपको समझने हैं, जैसे सेप्टम, ऐसे नोड, एनी नोड। ठीक है, और फिर रह गया इसके पर नीचे फाइबर्स, वो रह गए, और इनकी वॉल्व्स। वॉल्व्स याद करनी बहुत जरूरी है, इनकी वाल्व्स कह सकते हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन चाहिए आपको। ठीक है, वाल्व्स कह सकते हैं दरवाजे, यानी कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाजा है उसे क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम से लेकर लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या दरवाजा है उसे क्या कहेंगे? सॉरी, उसे क्या कहेंगे? ये सारी वॉल्स हमें याद होनी चाहिए। तो इसका एक चार्ट आप चाहे बना के रख सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन लेफ्ट राइट वाले में, राइट वाली साइड को लिख मैंने लिख देती हूँ, ऐसे तो याद नहीं रहेगा ना, सॉरी, ऐसे फिर वो रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं डायग्राम के थ्रू बताना ज्यादा कंफर्टेबल समझती हूँ, तो टेक्निकल लैंग्वेज में भी देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, बिफोर दैट वी स्टार्ट दिस, थोड़ा सा डार्कनेस है, ये देखते हैं। ठीक है, चलिए। ये राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ, नीचे में दिखेगा नहीं आपको, इसके लिए नीचे वाला चेंज कर लेंगे। ठीक है, जो लेफ्ट वाले में है एट्रियम, उसमें आएगा, सॉरी, ठीक है, लेफ्ट वाले में आया हमारा बाइकस्पिड। ठीक है, इस बाइकस्पिड को क्या एक और नाम से जानते हैं हम? माइट्रियल, माइट्रियल वॉल्व या वाल्व, जैसा भी अच्छा लगे वो बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब जब इस वाले में आते हैं हम, उफ, ठीक है, अब राइट वाले में जगह रखेंगे तो सेम बाय का ट्राई हो जाएगा, ट्राई कस्पिड, सॉरी कस्पिड नहीं, कस्पिड वॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद करनी। ठीक है, अब जब हम देख रहे थे कि वो जो ब्लड लेके जा रही है राइट वाली, वो किस में लेके जा रही है? राइट वाली लेके जाती है लंग्स में, करेक्ट? तो ये किस में जाएगा? ये वाला लंग्स में जाएगा ब्लड, करेक्ट, फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इसकी क्या आएगी? मैं पल्मोनरी का पी बना रही हूँ। ठीक है, सेमी, ओके जगह नहीं है, सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, और यही वाला ब्लड जाएगा, सॉरी ब्लड आएगा कहाँ से? आएगा लंग्स से आएगा। ठीक है, सॉरी लंग्स से नहीं आएगा, लंग्स वाला नहीं ये जाएगा बॉडी से बाहर, एओटा के लिए। ठीक है, तो उसमें जो आएगा वो होगी एओटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, राइटिंग के लिए मुझे क्षमा करें। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा याद रहेगा, इसको लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर।
टेक्निकली 2 आलिंद हैं, यानी कि 2 एट्रिया हैं, उनके मध्य में जो इंटर आर्टरियल सेप्टम फ्लूइड है। अब ये इंटर आर्टरियल सेप्टम क्या कहना चाह रहे हैं, 2 आर्टरिया हैं, जो ऊपर वाली फ्लोर थी ना ये वाली, इनके बीच की बात कर रहा है। ये वाला जो एरिया ना, इसमें इस सेप्टम के वो कह रहा है कि यहाँ पे भी कुछ फ्लूइड है, वही सेम फ्लूइड की बात हो रही है जो शॉक के लिए और इन सब के लिए हमें और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, उस वाले फ्लूइड की बात हो रही है। ठीक है, आपस में पिचके नहीं, दोनों के दोनों आर्टरियम आपस में मिल ना जाए, लेफ्ट और राइट वाला आपस में मिल ना जाए, मर्ज ना हो जाए, तो उनको अलग करने के लिए ये क्या करा हुआ है, पहले सेप्टम में एक गड्ढा है। ठीक है, सेप्टम को गड्ढा बोला गया। और उस गड्ढे की वजह से वो जो दरार है, दीवार है, दीवार बोलने ज्यादा बेहतर रहेगा, तो वो जो सेप्टम है वो थोड़ा उसके अंदर फ्लूइड भी भरा हुआ है, सो दैट इट वोंट कोलैप्स। कोलैप्स क्यों करेंगे, क्योंकि इन्होंने पिचकना है और देन एक्सपैंड, यानी कि प्रसारित भी होना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, देन रिलैक्स करना है। तो ये आपस में एक तो मिल ना जाए, पहली बात ये। अच्छा, क्या सिर्फ यही वजह है? नहीं, सिर्फ ये वजह नहीं है। इसके अलावा क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो यहाँ ना एक छेद होता है, इसे हम हार्वेशन भी बोलते हैं, हार्वेशन वाल्व भी बोलते हैं। और बड़े होने पे ये वाल्व बंद हो जाती है, तो यहाँ सेप्टम जो होता है ना, ये वाला छुप जाता है, ये वाला। ठीक है, जो कहते हैं ना बच्चे के दिल में छेद है, जो आपने सुना है, कई बार सुना होगा, तो वो इसकी वजह से होता है। फोसा ओवालिस भी बोलते हैं उसको, उसका जब निशान रह जाता है तो उसको फोसा ओवालिस भी बोलते हैं। आपसे जैसे इतना नहीं पूछेगा, पर इन एनी केस अगर पूछ लिया तो वैसे चांसेस नहीं है कि पूछेगा। ठीक है, चांसेस नहीं है, फोसा ओवालिस और रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवल, आई थिंक लिखा होगा आगे। तो वो पार्ट जो होता है वो बचपन में होता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में होता है, वो एक छेद सा होता है। वो पैदा होने के बाद ना कुछ ही टाइम के अंदर ना बंद भी हो जाता है, पैदा होने के थोड़े टाइम में वो बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो बंद नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे। इसलिए दिल का छेद जो होता है वो बड़ा रिस्की होता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा, तो ये खतरनाक है ना, अच्छी बात नहीं है, सही नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे लिए खतरनाक, जो भी बच्चा है उसके लिए खतरा है। ठीक है, ये हम यहाँ पे। ठीक है, अब हालांकि तरफ होता आलिंद पट्टा हल्की बाई तरफ होता है, जिसकी वजह से दाया आलिंद बड़ा व बाया आलिंद थोड़ा सा छोटा होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये वाला साइड है ना, थोड़ी सी बड़ी होती है और ये वाली थोड़ी सी छोटी होती है, ये हम देख भी सकते हैं ना, कि सिर्फ उस सेप्टम की वजह से है। ठीक है, दो निलय या निलोए, यानी कि वेंट्रिकल्स जो है, मुझे ये नहीं पता कि ये सही स्पेलिंग है या नहीं, मुझे वेंट्रिकल्स का तो फिर भी पता है, निलय कहते हैं, आई थिंक निलोए नहीं बोलते, निलयो, निलय है। तो जो दो निलय हैं, यानी कि दो वेंट्रिकल्स हैं, उनके मध्य में हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, यानी कि अंतर निलय पट्टा, वो यानी कि उन दोनों के बीच में अगेन एक हड्डी कह लीजिए, एक दीवार कह लीजिए, जो हमारी नाक है ना, नाक, इसको भी सेप्टम बोलते हैं, नेजल सेप्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये उनके बीच में, दोनों में एक बीच में गड्ढा है, वो ये वाला गड्ढा कह रहे हैं, इस वाले गड्ढे की बात कर रहे हैं, जो अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतरा निलय पट्टा हल्का दाई तरफ होता है, जिसकी वजह से बाया निलय बड़ा व दाया निलय थोड़ा सा छोटा होता है, जो कि हमने अभी समझ लिया कि ऊपर भी छोटा, नीचे वाला भी छोटा। ठीक है, कौन है दोनों छोटे, राइट वाले, और कौन है दोनों बड़े, लेफ्ट वाले। ठीक है, ये थोड़ी मोटी और मस्कुलर वॉल होती है, और ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम जो होता है, यानी कि ऑरिकुलर वेंट्रल सेप्टम जो होता है, यानी कि जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो इन दोनों को थोड़ा डिवाइड कर रहा है ना, ये वाला एरिया, ये थोड़ा सा इनका जो होता है, ये जो इनका जो सेप्टम है, ये भी थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, मतलब उनके बीच में पाया जाता है बस ना। ठीक है ना, निलय क्या पर बताया था हाँ जी, सॉरी, मैम? निलय क्या बताया था? सॉरी, मिस हो गया मुझसे। वेंट्रिकल, निलय मतलब वेंट्रिकल। यहाँ ना दोनों वर्ड्स दिए हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों समझ सके। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश वाला समझ आ रहा है तो आप इंग्लिश वाले को ही फॉलो करें। निलय मतलब वेंट्रिकल, आलिन मतलब एट्रिया या एट्रियम। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या होती है, पल्मोनरी वेन हम समझ चुके हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हमारे पास। ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन जो के जरिए लंग्स से शुद्ध हृदय लेफ्ट एट्रियम में आता है। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच हैव द प्योर ब्लड। जैसा मैंने कहा, इस पे क्वेश्चन बनता है, इसी वजह से ही बनता है, क्योंकि ये आपस में हमारी बॉडी में का एक्सेप्शन है, इस वजह से। ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स को एक बार यहाँ से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, विदाउट द शेप,
और ये लंग्स का ये कौन सा है, ये वेन है, पल्मोनरी वेन, पीवी। और ये पल्मोनरी आर्टरी है, ब्लू वाली। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया, बॉडी में चला गया। ठीक है, एओर्टा की वजह से, कहाँ से, किसकी वजह से गया ये, यहाँ से एओर्टा की वजह से। ठीक है, और ये किसकी वजह से आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, ये देखिए ना सेम, इंफीरियर वेना कावा, और ये सुपीरियर, सॉरी 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 सॉरी, सुपीरियर नहीं, ये है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये मैंने देख लिया था। ओके, जो राइट एट्रियम जो होता है, यानी कि दायां आलंद जो है, उसमें कहाँ से रक्त आता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या होता है, कोरोनरी साइनस वो है जो हार्ट, यानी कि हार्ट के पास भी तो अपना कुछ ब्लड आएगा ताकि वो भी काम कर सके, वो उसके पास भी टॉक्सिन्स अगर हैं उसको भी बाहर निकालना है, हार्ट अपना काम करते रहे, उसको एनर्जी चाहिए, तो उसके पास भी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तुम्हारी पूरी बॉडी में कोई कार्य नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऑक्सीजन सबको चाहिए, तो इसका मतलब हार्ट को भी चाहिए। अब हार्ट के पास जो उसकी अपनी खुद की लाइनिंग है ना, उसके अंदर जो उसको ब्लड पहुंचा रहा है, उसकी जो वेसल है, जिस ट्यूब से कोरोनरी सॉरी जिस ट्यूब से हार्ट को ब्लड पहुंचाया जा रहा है, वो कोरोनरी वाली होती है। ठीक है, तो फिलहाल जो है प्योर सॉरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट का, हार्ट की लाइनिंग पे, उसकी कवरिंग पे, जो उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आने वाला जो है ट्यूब है, उसका नाम है कोरोनरी साइनस। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा से अग्र महाशिरा जो है, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, कंधों के ऊपर वाला भाग जो होता है उसे अशुद्ध रक्त जो होता है हृदय में लौटता है। कोरोनरी साइनस जो होता है हार्ट वॉल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हृदय की भित्तियों भित्तियों से अशुद्ध रक्त लाता है, यानी कि जो इसकी वॉल्स है ना, ये वाली, इन सारी एरिया से। ठीक है, इंफेरियर वेना कावा जो होता है, ये नीचे, यानी कि पश्च महाशिरा, ये जो बॉडी के नीचे, कंधे से नीचे वाला भाग जितना भी आता है, उस सारे एरिया से क्या लेकर आता है, अशुद्ध रक्त लेकर आता है। कहाँ लेकर आता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है ना, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस एग्जाम में आता है। एक किडनी से सीक्वेंस आता है, पहले कभी आता था रेस्पिरेटरी से। अब आजकल जो टॉप नॉच पे चल रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी वाला, सेकंड इज हार्ट। सीक्वेंस के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस जरूर याद रखिए कि मैं सीक्वेंस पे ही सबसे पहले समझाया भी है, इसलिए कि एग्जाम में आता है, इसलिए कि उसे समझना बहुत इजी हो जाता है, चैप्टर बहुत इजी लगता है फिर। अब आई काम की चीज, एस ए नोड, साइनो, ये ऑरिकल है, साइनो एट्रियल नोड होती है वैसे ये। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। अब ये एक्चुअल में क्या होती है, ये होती है पेसमेकर। कहते हैं ना किसी के हार्ट में पेसमेकर डला है, तो वो इसको इसकी बात कर रहे होते हैं, वो ये नोड है। ठीक है, राइट आर्ट्रियम में होती है ये वाली, राइट आर्ट्रियम में राइट साइड पे लगी हुई होती है। फिर दूसरी नोड आएगी जो राइट एट्रियम पे ही है, लेकिन है लेफ्ट साइड पे। दोनों ही नोड्स, दो नोड्स हैं, यानी कि दो बिजली के विभाग हैं, ये बिजली के विभाग है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक करंट से हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, संकुचित होता है, प्रसारित होता है, संकुचित होता है, प्रसारित होता है। ये काम करवाने का कार्य कौन करता है, एसए नोड और एवी नोड करते हैं। ठीक है, एसए नोड जो है ये बड़े वाला है, जो कहते हैं ना कि पूरे मोहल्ले में या पूरे जिला में जो करंट पास करवा रहा है या बिजली पहुंचा रहा है, वो कौन है, एसए। अब ऐसे से क्या हो रहा है, इसको ना बढ़ा चढ़ा के देना है आगे, कि भाई कम ना पड़े, किसी भी कमरे में, सॉरी किसी भी घर के अंदर लाइट कम ना पड़े, पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाए। तो उसके लिए एवी नोड क्या करता है, इसको एम्पलीफाई कर देता है। जैसे जैसे इस टाइम पे का मान लीजिए, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, तो आप अपनी साइड का वॉल्यूम थोड़ा सा रेस करोगे, करेक्ट, उसे होता है एम्पलीफाई करना। क्या मैं यहाँ से चीख कर बात करूंगी, नहीं। क्या मैं अपनी वॉल्यूम रेस कर रही हूँ, नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, आपने अपने फोन से ही अपने फोन की जो या अपने लैपटॉप की वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा दिया, एम्पलीफाई कर दिया। तो ये एम्पलीफिकेशन का काम करता है कौन, एवी नोड। कौन, एवी नोड।
ठीक है, तो इन दोनों का जरूर याद रखिएगा, ये दोनों अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेस मेकर है तो दूसरा पेस सेटर है। तो मेकर ये है, सेटर ये है। कौन? पेस। पता चला मैंने वर्ड ही नहीं लिखा। आपने कहा वो याद नहीं है, आपने लिखा नहीं था। ठीक है, मैंने लिख दिया। ओके, पोजीशन क्या है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया। ये मैंने सकता है, ये इसके आगे आप कह सकते हो आर आर। ठीक है, ऐसे नोट के लिए। ठीक है, ऐसे नोट जो होती है हृदय की धड़कन को लाता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है, अपने आप धड़कता है। इसके लिए ब्रेन जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, ब्रेन जिम्मेदार होगा बाद में, ब्रेन जिम्मेदार होगा बाद में। ठीक है, फिर ऐसे नोट जो होते हैं हृदय में सक्रिय यानी कि एक्शन पोटेंशियल पैदा करती है। अब ये क्या बोला है? ये बहुत टेक्निकल वर्ड है, इसके ऊपर बहुत बड़ी कहानी है। तो इसके ऊपर सिर्फ इतना ही समझिए कि एक्शन पोटेंशियल का यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जिसकी वजह से बस संकुचन और प्रसारण हो पा रहा है। ठीक है, ये सेम एक्शन पोटेंशियल वैसे इसमें डिफरेंट है और उसमें अलग होता है। कहानी ऑलमोस्ट सेम सेम सी है। ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में आप एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे और थोड़ा भाग यहाँ पे पढ़ेंगे। जब मैं उसमें अच्छे से समझा दूंगी तो इसमें वो चीज क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए वैसे ना तो इन डेप्थ वहां पे भी नहीं है, इन डेप्थ यहाँ पे भी नहीं है। इसमें एक्शन पोटेंशियल के लिए हमें पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन का मतलब समझना होना चाहिए। अब उसमें क्या होता है? उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की जो हम बात करते थे वो होता है। तो वो थोड़ा सा अभी इस टाइम पे नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे कोर्स में है नहीं, वो कुछ ज्यादा ही इन डिटेल है। ठीक है, सेलुलर लेवल पे कैसे नेगेटिव में बैठा होता है हार्ट, उसको भी पोलराइज करा जाता है। डीपोलराइजेशन में क्या होता है? वो नेगेटिव में बैठा होता है। नेगेटिव में मतलब अभी देखते हैं नेगेटिव में कैसे होता है। ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है, जब ऐसे नोट क्या कर रहा है? एक्शन पोटेंशियल पैदा कर रहा है। या तो इस लाइन को आप काट भी सकते हो, एग्जाम में तो आएगी नहीं। अपना अपन को कंफ्यूज नहीं होने का। हम कंफ्यूज होंगे तो हम पूरा चैप्टर खराब कर देंगे। सिर्फ एक दो लाइंस की वजह से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, चैप्टर खराब कर देते हैं कि यार समझ नहीं आया था। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल से आप ये समझिए कि बस उसको धड़कने का एक माध्यम, या कहें कि संकुचन और प्रसारण जो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल वैसा दे रहा है उनको। तो नियरली 1 मिनट के अंदर तो 72 टाइम्स, हम सब जानते हैं ना कि 72 टाइम्स हमारा एक्शन पोटेंशियल यानी कि वो धड़कन जो बन रही है, संकुचन और प्रसारण जो हो रहा है, लब डब जो हो रहा है, वो 72 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, लब डब 1, संकुचन प्रसारण 1, ऐसे। ठीक है, अब एबी नोड क्या काम करती है? ऑरिकल वेंट्रिकल नोड। ऑरिकल, ऑरिकुलो भी क्या है कहीं को बताओ। ठीक है, पोजीशन क्या है? लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। सेम। ठीक है, इसको आप ये कह सकते हो राइट का, राइट एट्रियम का लेफ्ट। ठीक है, एबी नोड से एबी बंडल निकला जो दो भाग में बांटा, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। अब ये बंडल्स क्या है? ये रहे। ये जो रेड वाला भाग दिख रहा है आपको, ये, हाँ, ये वाला भाग, इसमें मैंने रेडी कर दिया, इसमें काफी दिखाई देगा आपको। ये वाला भाग जो थोड़ा कलरफुल सा कर दिया ना मैंने, ये वाला, ये ये वाला भाग जो है, ये कुछ बंडल्स है। ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं ताकि संकुचन हो सके, कॉन्ट्रैक्ट हो सके, बॉडी को पिचकाया जा सके। ठीक है, हाँ जी, एबी नोड से एबी बंडल तक जो होता है उनको निकाला जाता है। क्या एबी नोड से पहले करंट आया? मतलब सॉरी, ऐसे नोड से करंट आया, एबी नोड में करंट आया। इसने क्या करा? बंडल्स को, बंडल्स में मीन्स जो ये साइड की फाइबर्स है ना, या जो कहीं मसल्स थी, उन तक मतलब करंट पहुंचाया, पूरा फैला दिया अच्छे से ना, कि बिजली विभाग ने एक आपको करंट का एक डब्बा दिया था। उस डब्बे से आपने पूरे जिले में आपने करंट यानी कि अपनी बिजली पहुंचा दी। तो वो जो घर घर में बिजली पहुंच रही है उसे हम बंडल्स कहेंगे। जो हर जगह पे लाइंस बिछा दी है ना, वो लाइंस क्या है? वो बंडल्स है। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट ब्रांच में उसको डिवाइड कर दिया। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया। अब जो एवी नोड है, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच से ये पुरकिंजे फाइबर है, नॉट पार्किंग, ये पुरकिंजे फाइबर बोल सकते हैं इसको।
मुझे पुरकंजे की स्पेलिंग थोड़ी याद नहीं, पुरकिंजे फाइबर, आई थिंक यही स्पेलिंग है, पुरकिंजे या पुरकंजे फाइबर बोलते हैं, नॉट पार्किंग। ये रहा पुरकिंजे, आई वाज करेक्ट। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर निकलता है। ठीक है, इस पुरकिंजे फाइबर से क्या है, ये क्या करता है, ये धागे दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट वाले, ये वाले जो आप धागे दिख रहे हैं, ये वाला सारा, ये वाला एरिया, इन धागों को ही पकड़ता है। क्या कर रहा है ये, पहले देखो कि ऐसे ये बंडल से, सॉरी, ये जो बारी भाग है, मैं व्हाइट लेती हूँ, इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे करते हुए नहीं समझ आ रहा। ये ठीक है ना, हाँ हाँ। एवी नोड ने ना इसको दिया करंट, इसने क्या करा, ये जो अंदर आप देख रहे हो, यहाँ तक करंट पहुंचा दिया, यहाँ करंट पहुंचा दिया, ये भी पहुंचा दिया। तो इसने क्या करा, जो ये वाला है ना करंट, जो ये जो जगह बनी हुई है वाली सारी, ये देखिए आप, इसने पहले इसको कॉन्ट्रैक्शन का वो आदेश दिया कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये जो भी इलेक्ट्रिक करंट का जो भी आदेश आया, कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है, तो वो दोनों जो भी आदेश आया, उसने क्या करा, इसको पकड़ा, यहाँ पे ये आए हुए, इनको लिया और इसे खींच के ना, ये वाले को, इसको नीचे की तरफ खींचा धागों से। अब ये धागे है क्या, ये धागे क्या है, ये जो पुरकिंजे फाइबर्स जो लगे हुए हैं, ये फाइबर्स जो है खींचते लंबे लंबे धागे होते हैं, ये लंबे लंबे धागे जो होते हैं, सॉरी, ये जो, सॉरी, नीचे जो है ये वाले, ये पुरकिंजे, डायग्राम बहुत डार्क है, एक मिनट रुके, मैं यहाँ बना देती हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे था एबी नोड वाला, ठीक है, और फिर यहाँ पे थे वो वाले, ऐसे करके, दीज आर द पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, और जो उसमें व्हाइट व्हाइट हम देख रहे थे ना, ये ऐसे खींचने के लिए कुछ धागे से लगे हुए हैं, रस्सियां से लगी हुई हैं, जैसे कठपुतली पे रस्सियां लगी होती है ना, ये थोड़ा बाहर निकाल दिया उनको, यहाँ पे नहीं, ऐसे कुछ इनसे अटैच्ड है, ऐसे इस पे से अटैच्ड है, आप ऐसे समझे। तो इसको नीचे करके खींचेगा, ऐसे करके, जो व्हाइट वाला भाग है ना, वो नीचे पिंक वाले को खींचेगा, ताकि दरवाजे खुल जाए, ताकि दरवाजे खुल जाएं। ये दरवाजों से जो कॉर्डेटा है करके होते हैं, धागे होते हैं, इनको कहते हैं कॉर्डेटा। ठीक है, ये लगे हुए होते हैं वॉल्व के पास, दरवाजे खोलने के लिए। मान लीजिए कोई दूर से कुछ खड़ा हुआ, कोई चीज है, आपने दरवाजे पे रस्सी बांधी और आप दूर खड़े हुए हैं, और आपने दरवाजे को खोलना है, तो आप उस रस्सी से खींचोगे, दरवाजा खुल जाएगा, रस्सी छोड़ोगे तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने रस्सी खींचती रहे और बंद होती रहे, उसको करंट ये व्हाइट वाला प्रोवाइड करा रहा है, और ये पुरकिंजे फाइबर जो है यहाँ बैठे हुए, जो ये वाले जो बैठे हुए हैं, ग्रीन वाला, ये पुरकिंजे फाइबर जो है, ये इन कॉर्डेटा यानी कि इन रस्सियों को खींचने का काम करते हैं। और ये रस्सियां किससे अटैच्ड है, ये रस्सियां अटैच्ड है जो वॉल्व है उससे। ठीक है, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर राइट एंड लेफ्ट ब्रांच का, और ये एवी बंडल जो होते हैं हमारे, उनको जो हम कहेंगे इकट्ठे, सबको मिला के जो हम कहेंगे बंडल ऑफ हिस कहेंगे। ये जो पूरी कहानी मैंने आपको समझाई ना, कि ये वाले बंडल्स बने हुए हैं, यानी कि ये सारे मिलाकर, इनको हम क्या कहेंगे, बंडल ऑफ हिस। एक को नहीं बात कर रहे, ये बहुत सारे जो हैं इसकी बात कर रहे हैं। बंडल ऑफ हिस जो एक पेशी है, हिस का एक पेशी समूह है, समूह से मतलब अगेन ग्रुप, ग्रुप की बात करें, बंडल ऑफ हिस। इस पे शायद क्वेश्चन आ सकता है, पर देख लीजिएगा एक बार कि इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ की जो ग्रुप ऑफ लेयर्स हैं, या कह लीजिए ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, जो इसको खींचने का, यानी कि वॉल को खींचने का, अपनी तरफ खींचने का काम कर रही हैं, जो करंट से काम चल रहा है इनका, करंट ये ले रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी वायर्स चढ़ी हुई हैं, तो ये करंट लेती हैं और करंट के माध्यम से आगे काम करती हैं। ठीक है, मतलब खींच पाती हैं किसको, कॉर्ड डेटा को, यानी कि ये जो व्हाइट वाले धागे हैं ना, ये वाले जो व्हाइट वाले धागे हैं, इनको अपनी तरफ खींच पाती है, ये वाले, इनको अपनी तरफ खींच पाती है। ठीक है, अब बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होती है, मुझे कौन बताएगा, मनु जी, आप बताएं, बाइकस्पिड वाल्व मैंने कहाँ बताया था, कहाँ होती है, किसके बीच में होती है, अभी ऊपर चार्ट बनवाया था, लेफ्ट साइड में। वेरी गुड।
ठीक है। बाइकस्पिड कहाँ पे है? में लेफ्ट में, जहां से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहाँ से? लंग से आ रहा है। ठीक है। ये हाँ ठीक है। इसको माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, यानी कि इसमें 3 दरवाजे बने हुए हैं। ट्राइकस्पिड का मतलब क्या होता है और बाइकस्पिड का मतलब क्या होता है? 2 दरवाजे वाला। ठीक है। और ट्राई में होंगे 3 दरवाजे वाला। ये रहा 3 दरवाजे वाला। ठीक है। ये राइट जो होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। और वाल्व मर्सिडिलिस भी कहते हैं, इसकी साइन की तरह होती है। ये रहा मर्सिडीज की तरह, उसका साइन जैसा कुछ लगती है ये। ठीक है, याद करना तो कर सकते हो। वैसे तो ये टेक्निकली तो नहीं कहते इसको ऐसा। ठीक है। वैसे अपने याद करने के लिए आप कर सकते हो, मर्जी है मतलब। ठीक है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व एक ही डायरेक्शन में कार्य करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, तब भी हमने एक ही बात को समझा है कि वाल्व्स जो होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं। उसमें से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। अगर वापस आएगी ना, तो उसका मतलब मसल्स में या किसी में कोई डिसफंक्शन हो रहा है, डिसऑर्डर है, कोई डिसीज है, कोई इन्फेक्शन हुई है, कुछ भी हो सकता है, या फिर मसल्स ही वीक हो चुकी हैं। तो वो कोई भी रीजन हो सकता है, बट एक नेचर जो है उस चीज का, एक बाय डिफॉल्ट जो नेचर है, वो यूनिडायरेक्शनल ही होता है। ठीक है। ओके। कॉर्टिकोसिस्टिको एओर्टा, यानी कि जो हमारे नेक वाले एरिया में जो होता है, ग्रीवादेहिक चाप। ठीक है। ये हमारे मध्यम लेफ्ट वेंट्रिकल के बायनिलन के निलय क्या रक्त पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है। डायग्राम में नहीं है, वैसे तो इसकी नीड नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता, ना आया है, ना पूछा जाएगा। ठीक है। मेन पल्मोनरी आर्टरी वेयर का पूछा जाता है और उसका पूछा जाता है। ये ना देखो तो भी चलेगा, अगर याद नहीं होता तो डरना नहीं। ठीक है। क्योंकि डायग्राम में कहीं है नहीं जो आपको शो कर देती। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, वो हम सब जान चुके हैं। वहां से क्या होता है हमारे पास, जो राइट एट्रियम के, सॉरी राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है, जितना भी अशुद्ध खून है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जाता है कहाँ पे? लंग्स के अंदर। इसमें कौन सी वॉल्व लगी हुई होती है जो वहां से लेके जाती है? हृदय में SLV 2 जगह होती हैं। पहला एक लेफ्ट वेंट्रिकल से कार्टिको सिस्टमेटिक एओर्टा के मध्य में, फिर दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल के पल्मोनरी आर्टरी के मध्य में। यानी कि दोनों ही वेंट्रिकल से जा रही है। और कब? एक जा रही है एओर्टा की तरफ, दूसरी जा रही है लंग्स की तरफ। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो वाल्व आएगी, वो सेमी ल्यूनर वॉल्व आती है। ठीक है। पैपिलरी मसल्स, नीले की दीवारों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसे पैपिलरी मसल्स भी कहते हैं। जो हम मैं आपको बताई ना, जो कठपुतली वाले जो हैं, उसको खींचने वाला वो। ठीक है। जो उसकी लंबी लंबी रस्सियां जो है वाइट वाली, पैपिले या पैपिलरी मसल्स कहता है। इसे पैपिले भी बोलते हैं। पैपिले क्या होता है? ऐसे करके ना, ऐसे करते हैं, ऐसे करके ना, यूं बने होते हैं, टोपियां सी बनी होती है। ठीक है। इसके ऊपर वो रस्सियां जा रही होती हैं ऐसे करके। तो पैपिले ये नीचे ग्रीन वाली टोपी है, और ऊपर वाली जो ये ऐसे रस्सियां जा रही है ना, कठपुतली वाली, जो वॉल को लगी हुई है, उसे कहते हैं पैपिलरी मसल्स। कॉर्डल टेंडमल जो क्या होता है, ये क्या होता है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व में जो विशेष प्रकार के रज्जु होते हैं, जो निलय की सतह पे जुड़े होते हैं, इन्हें कॉर्डियल टेंडन कहते हैं। इसमें मिस्टेक्स बहुत सारी हैं। ठीक है। कॉर्डल टेंडन की एक शिरा जो TCV और BCV से जुड़ा हुआ रहता है, तथा दूसरे शिरा पेपिलरी मसल से जुड़ा होता है। जो मैंने आपको भी बताया कि इनको आपस में खींचने के लिए, जो नीचे की तरफ जो कॉर्डेटा लगे हुए हैं, यानी कि बीच बीच में जो लगे हुए हैं पेपिलरी मसल्स जो हैं, देखें, ऐसे ना कुछ पिक्चर के बिना नहीं समझ आएगा। हम सुंदर से एक बार हार्ट देख लें, ताकि हमें कुछ समझ आए लिखा क्या हुआ है, ना सब हवा में चला जाएगा।
मैंने दो जगह पे ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ एक ही जगह पे ड्रॉ कर दिया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जी ब्लू वाले हैं, लाइट ब्लू वाले, नॉट सॉरी डार्क ब्लू वाले, ये वाले, ये होते कॉर्डे टेंडे, कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, एक तरह की टेंडेंस आप ऐसे कह सकते हो, अपनी भाषा में इसको हम ये भी बोल सकते हैं। ये पेपिलरी, पेपिलरी या पेपिलरी मसल्स। ठीक है, अब ये आपस में इसको खींचते, जो ब्लू वाला है यहाँ पे करंट पहुंचेगा, लाइट ब्लू वाला, सॉरी जी, लाइट ब्लू वाले पे करंट पहुंचेगा। इसने क्या लिया, इसने करंट लिया, करंट पहुंचाया, पेपिले तक पहुंचा, पेपिले ने क्या करा, कॉर्डे टेंडे के पास पहुंचा, और ये नीचे की तरफ खींचेंगे और ऐसे करके ओपनिंग होगी। ठीक है, अभी क्लियर हो गया वर्ड्स के साथ? आई रियली होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टेंडने है ये। ठीक है, जब निलेय में संकोचन होता है तब ये टीसीवी और आरसीवी को आलिन में वापस जाने से रोकता है। इससे वाल्व बंद हो जाती है और उस रक्त में वापसी खून ब्लड जो है आलिन में नहीं आ पाता। अगेन वही बात है जो हमने बात ऊपर कही कि वाल्व यूनिडायरेक्शनल काम करता है। इन्होंने वही बात को फिर से एक बार रिपीट किया। फोसा ओवैलिस जो मैंने अभी बताया था, फोसा मतलब गड्ढा। ठीक है, ओवैलिस मीन्स ओवल शेप का। ठीक है, हृदय के लगभग मध्य में जहां दो आलिन यानी कि दो एट्रिया यानी कि दो एट्रियम मिलते हैं आपस में, और वह दो निलय मिलते हैं यानी कि दो नीचे के जो वेंट्रिकल्स है उस जगह पे, उस जंक्शन फोसा ओवैलिस कहा जाता है। फोसा ओवैलिस जो एक को भ्रूण अवस्था में फोरामेन ओवैले भी कहा जाता है। ठीक है, जन्म के बाद ये फोरामेन ओवैले है, रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवैले बोलते हैं इसको। पूरा नाम नहीं है, ये आधा नाम है। तो फोरामेन ओवैले जो होता है बदल कर फोसा ओवैलिस में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? ये तब तक तो एक छेद था, अब जब ये फोसा ओवैलिस में इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये अब ये छेद बंद हो गया। अब ये सिर्फ एक निशान की तरह रह जाएगा। क्या रह जाएगा? सिर्फ एक निशान की तरह रह जाएगा। लेकिन जिन बच्चों में ये नहीं होता, अगर नहीं बंद होता तो ये खाली रहता था। तो मतलब ये छेद का छेद ही रह जाता है। ठीक है, फिर इसकी सर्जरीज होती हैं अलग अलग, और नहीं तो जब तक और सर्जरी इतनी जल्दी नहीं करी जा सकती, आज के दिन तो फिर भी बहुत हो जाती है, पर पहले के टाइम में इतनी जल्दी या कहीं बहुत छोटे बच्चे में ये सर्जरीज नहीं पॉसिबल थी। ठीक है, उसके दिल में छेद ऐसा कहा जाता है। जिस बच्चे में फोरामन ओवाले जन्म के बाद भी रहता है, उसके दिल में छेद ऐसा कहा जाता है, जो हम सब जानते हैं। ये तो ब्लड आ गया, ब्लड का हम ये सारा पार्ट देख चुके थे। कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से क्वेश्चन आते हैं और ये समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, एक हृदय संपदन के आरंभ से लेकर दूसरे संपदन के आरंभ के बीच में घटनाक्रम को एक हृदय चक्र कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो एक ये चक्र है, इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, जिसे हम सिस्टोल और डायस्टोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिस्टोल और डायस्टोल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसी की वजह से ही हम ब्लड प्रेशर के बारे में जान पाते हैं कि कितना ब्लड प्रेशर है, कैसे है, या कहीं साइकिल के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि कितनी देर में हमारा दिल धड़क रहा है। अभी आप वो ब्लड सर्कुलेशन वाली, सॉरी, ब्लड प्रेशर वाली बात करने देते हैं। अभी इस चीज को इतना टेक्निकल होके समझते हैं कि ये हमारी हार्ट रेट को बता रहा है। ठीक है, डायस्टोल का मतलब लिख लीजिएगा रिलैक्सेशन, और सिस्टोल का लिख लीजिएगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, शिथिल मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्स में कैसा हो जाएगा? खुल जाएगा। ठीक है, फैला हुआ बिल्कुल हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन में कैसा होगा? बिल्कुल पिचक जाएगा आपस में, सो दैट कि जो नीचे वाले आनंद है,
जो वेंट्रिकल्स हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं, निलय हैं, वो पिचकेंगे और ऊपर ब्लड पहुँचाया जाएगा। ऊपर से मतलब क्या होगा? इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा फल्ला, और नहीं तो दूसरा क्या होगा? पल्मोनरी के पास जाएगा। ठीक है? हृदय चक्र का समय 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है 60 टू 70 टू 0.8 सेकंड। तो हमारी जो चक्र है ये वाला, ये जो चक्र है नियरली 0.8 सेकंड का होता है। क्वेश्चन टू बी मार्क। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे या ना पूछे, मैं तो ज़रूर पूछूँगी आपसे कि ये क्या है? इतने सेकंड्स का होता है ये। ठीक है? अब एट्रियल सिस्टोल कितने देर का होता है? 0.1 सेकंड का। मीन्स एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है? जब बॉडी हमारी जो यानी कि जो आर्टरिया है, यानी कि दोनों आर्टरिया कौन-कौन से? लेफ्ट और राइट, दोनों आर्टरियम इसमें क्या करेंगे? एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल में क्या होता है? हमारा पिचकना, कॉन्ट्रैक्शन होना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट हुआ, इसको यहाँ लिखेंगे ऐसे, ये हुआ 1, स्टेप 1। रुकिए 1 सेकंड। सॉरी। ये हुआ स्टेप 1। ठीक है? अब एट्रियल डायस्टोल हुआ। पहले तो वो उसने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट करा। क्या करा था उसने? कॉन्ट्रैक्ट करा था। ठीक है? अब इसने रिलैक्स करा। रिलैक्स से मतलब प्रसारित करा इसने, एक्सपैंड करा। मैं यहाँ पे वो नहीं लिखूँगी, रिलैक्स नहीं लिख रही, मैं एक्सपैंड लिख रही हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आए। वैसे आप जो नोट्स में लिखोगे ना, दोनों चीज़ें लिखना, ब्रैकेट में एक्सपैंड कर लेना उसको। ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ? 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, नॉट 1 सेकंड, 0.1 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। किसके अंदर? एट्रियल के अंदर, एट्रियम के अंदर। ठीक है? फिर एट्रियम के अंदर ही हमारा क्या हुआ? डायस्टोल हुआ, वो एक्सपैंड कर गया। ठीक है? उसने क्यों पिचकाया? पिचकाया इसलिए ताकि जो उसके एट्रियम में ब्लड है, आइदर वो नीचे वेंट्रिकल्स की तरफ देगा, है ना? जो एट्रियम में जो ब्लड होता है, जो ऊपर वाला ब्लड होता है, राइट और लेफ्ट करती हूँ, आपने पिक्चर से याद किया ना। तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नीचे की तरफ आएगा। ठीक है? अब ये नेक्स्ट चरण के अंदर, फर्स्ट में नेक्स्ट चरण के अंदर क्या करेगा? यही दोनों ब्लड लेने के लिए खुल जाएंगे ताकि यहाँ से ब्लड आ सके। ठीक है? ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है? अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है, यानी कि अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगी? पिचकेंगी। कब पिचक रही हैं? इस वाले में पिचक रही हैं। ठीक है? पहले इन्होंने क्या करा? एट्रिया ने पहले ब्लड दे दिया। किसको? वेंट्रिकल्स को। उसके बाद ब्लड दे दिया। अब वो खुद तो खुल गई ना, एक्सपैंड कर गई ब्लड देने के बाद। कॉन्ट्रैक्शन करा 0.1 सेकंड का। 1 सेकंड, मुझे थोड़ी साफ जगह चाहिए। जी, ठीक है? पहले एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ब्लड दिया किसको? वेंट्रिकल्स को। ठीक है? वेंट्रिकल्स को ब्लड दिया, स्टेप 1 व्हिच इज फॉर द 0.1 सेकंड्स का। ठीक है? अब यही वेंट्रिकल्स ने जिसने ब्लड को रिसीव किया है, वो क्या करेंगे? सॉरी, अभी वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड है, सॉरी। ठीक है? ये अभी नहीं आएगा, सॉरी। अभी वेंट्रिकल्स के पास ब्लड चला गया है। अब एट्रियम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एट्रियम जो है वो दोनों एक्सपैंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे फॉर मोर ब्लड। ठीक है? स्टेप 2। और ये कितने सेकंड्स का है? 0.7 सेकंड्स का है। ठीक है? अब जब ये इस टाइम पे जब ये कर रहे हैं ना, ये वाला एक्सपेंशन चल रहा है इसका, तो नीचे वेंट्रिकल्स एक्सपैंड नहीं करेंगे। उस टाइम वेंट्रिकल्स के पास आ चुका था ब्लड। तो अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? अब वेंट्रिकल्स करेंगे सिस्टोल, यानी कि वो अब एक्सपैंड सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फॉर 0.3 सेकंड्स। ये पिचके और इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में ब्लड पहुंचा दिया, पल्मोनरी वेन में और वहां से अयोटा में। ठीक है?
फिर वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल जो एट्रियम है उनका डायस्टॉल यानी कि उसका एक्सपेंशन हो चुका है। इस सीरीज को डेली देख लो या जैसे मर्जी, ये याद कर लेना। क्यों याद कर लेना? एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? वो ई सेकंड्स भी पूछता है कि डायस्टॉल और सिस्टोल कब होता है और वो कितने सेकंड्स का होता है। ठीक है, पहले ये याद रखना कि शुरुआत किससे हो रही है। शुरुआत ही पिचकने से हो रही है। कहाँ पे हो रही है? एट्रियम में। एट्रियम ने, और यहाँ पे एक और चीज सीखिएगा, बड़ी खूबसूरत चीज है कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट कुछ नहीं हो रहा। यहाँ राइट और लेफ्ट में कुछ नहीं हो रहा, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा कि तुम वेंट्रिकल हो मैं एट्रियम हूँ। नहीं 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 नहीं। पूरा ऊपर वाले भाग की बात हो रही है, एट्रियम एट्रियम की बात हो रही है। कि नीचे इसकी अलग हो रही है, लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट की अलग अलग बात हो रही है, नहीं। मतलब ऐसे नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि जो ऊपर एट्रियम है ना, वो दोनों इकट्ठे संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और फिर जब नीचे की बात आती है, वेंट्रिकल्स की बात आती है, तो वो भी इकट्ठे ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ -O2 है और यहाँ +O2 है। अगेन यहाँ -O2 है, यहाँ +O2 है। इस बात को नजर में रखिएगा, ये भूलना नहीं है। ठीक है, इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसके प्लस माइनस पे डिपेंड नहीं करती, पर लेकिन ये हो रही है साथ साथ में। ठीक है, ओके। जॉइंट कार्डियक, यही पूरा साइकिल था जो मैंने अभी आपको बताया। ये मैंने आपको सिंपल वे में समझाया। सिंपल से मीन्स आम भाषा में। एक बार यहाँ देख लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे नीचे डायग्राम दे रखा, बड़ा अच्छा। पहले डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या हुआ था? राइट एंड लेफ्ट, राइट राइट एंड लेफ्ट एट्रियम जो थे ऊपर वाला, ये दोनों प्रसारित हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, अब नीचे वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ। ठीक है, अभी डायस्टोल की बात नहीं कर रहा, वो अभी कह रहा है कि रुक जाओ, पहले अभी में समझो। अभी पिचक के वेंट्रिकल सिस्टोल आया। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है? वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो हैं वो अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये एट्रियम है, ये एट्रियम है। ठीक है, इनका था 0.1 सेकेंड का, इनका था 0.3 सेकेंड्स का। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि प्रसारित तो कर रहा है, वो संकुचन कर रहा है, प्रसारित कर रहा है। ठीक है, सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब जो आगे का जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल है, डायस्टोल का मतलब क्या है? पूरी बॉडी यानी कि पूरा हार्ट जो है ना, वो पूरा ऐसे खुल जाता है, पूरा खुल जाता है, जिसके अंदर ब्लड जो होता है पूरा भरा हुआ होता है। एक टाइम ऐसा, कुछ सेकंड्स के लिए एक टाइम ऐसा आता है। ठीक है, कंप्लीट कार्डियक डिस्टोल डायस्टोल बोलते हैं उसे, इसी को ही कंप्लीट। और इसको जॉइंट भी बोलते हैं, जॉइंट रिलैक्स या डायस्टोल, सारे नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, और ये होता है 0.5 सेकेंड्स। ऐसा नहीं होता कि पूरा पूरा हार्ट एक बारी के लिए इतनी देर तक नहीं लगा होगा, पर हाँ आप ये कह सकते हैं कि कुछ 0.4 सेकेंड्स के लिए ये अपनी एक धड़कन जो बन रही होती है उसके अंदर 0.4 सेकेंड के लिए पूरा का पूरा हार्ट खुला हुआ रहता है। लेकिन शुरुआत जो होती है एट्रियम से होती है, और एट्रियम पिचका हुआ होता है। पहले वो पिचकेगा, उसके अंदर जो ब्लड था उसे उसने वेंट्रिकल्स में पहुंचाया। ठीक है, फिर उसने एट्रियम ने अपने आप को एक्सपैंड करा, ब्लड और लिया। मीनवाइल जब तक वो ब्लड लेता, नीचे वेंट्रिकल्स ने उस ब्लड को पिचकाया और अपने रिस्पेक्टिव पाथवेज पे पहुंचाया, जिसे हम एओर्टा जानते हैं कि एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड चला गया। दूसरा जो राइट वेंट्रिकल में था, उसने वो ब्लड पिचका के किसको दे दिया? लंग्स को दे दिया, पल्मोनरी वेन में। ठीक है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा प्लीज। जॉइंट कार्डियक डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है, जो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है, जिसमें सारा कुछ इकट्ठे एक साथ पूरा हार्ट जो होता है खुला हुआ होता है इसके अंदर। ठीक है,
स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? प्रवाह यानी कि आयतन। हृदय चक्र में प्रत्येक निलय द्वारा 70 ml रक्त पंप किया जाता है, इसके प्रवाह आयतन कहा जाता है। मीन स्ट्रोक वॉल्यूम से मतलब क्या है? एक बारी में कितना जा रहा है या कितना ml ऑफ ब्लड एक जगह से दूसरी जगह सॉरी हार्ट से बाहर जा पा रहा है। ठीक है, वो हम 70 ml का नियरली हम ब्लड समझते हैं। कार्डियक आउटपुट से क्या मतलब होता है? प्रत्येक निलय यानी कि वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता। मीन्स जो ब्लड यानी कि जो ब्लड निलय यानी कि वेंट्रिकल्स के अंदर आया है और पर मिनट वो कितना बाहर निकल रहा है, जो उसके पास आया हुआ था ब्लड था, कितनी देर में 1 मिनट के अंदर कितना निकाल पा रहा है, उस रेट को ये कह रहे हैं क्या? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया कि टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ये जो है स्ट्रोक वॉल्यूम, और इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज बोथ। ठीक है, यानी कि अगर जो आप ये कह सकते हो कि ब्लड प्रेशर जो होता है हाई में, अगर मान मान लीजिए अगर उसको बढ़ाना है, अभी तो नॉर्मल चल रहा था कि हार्ट में ब्लड आया, फिल्टर हुआ लंग से और चला गया पूरी बॉडी में, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि 1 मिनट में कितना आउटपुट निकल पा रहा है, कितना ब्लड हम एक्चुअल में छान पा रहे हैं, छान नहीं पा रहे सॉरी, कितना ब्लड हम ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करवा के पूरी बॉडी में दे पा रहे हैं, तो हार्ट से जब बाहर निकलेगा ना उसकी बात हो रही है। एक होता है हार्ट के अंदर कितना आ रहा है, रक्त कितना पंप कर पा रहा है, 70 ml नियरली वो अपना ब्लड पंप कर लेता है। और जो ब्लड बाहर निकल रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है, मतलब सॉरी हार्ट से बाहर जो निकल रहा है, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो इसको एक बार फॉर्मूले की तरह से समझ लेते हैं rather देन एक सिंपल भाषा के। एक बार फॉर्मूला हम देखेंगे तो चीज और क्लियर और याद रहेगी। कार्डियक आउटपुट इन टोटल है क्या? वो स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट पर मिनट, यानी कि 70 ml टोटल ब्लड जो बॉडी के अंदर आता है, सॉरी हार्ट के अंदर आता है पर मिनट, और 72 टाइम्स हमारा जो दिल है वो धड़कता रहता है। ठीक है, तो नियरली नियरली कितना हो गया? 5040 ml जो ब्लड है, यानी कि नियरली नियरली 5 लीटर ब्लड 1 मिनट के अंदर हमारा फिल्टर यानी कि कहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर को एक बार यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ आता है एक और क्वेश्चन। ठीक है, वो होता है हमारा कि दो तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं, आपने देखा होगा ऊपर वाला एक नीचे वाला। जब हम ब्लड प्रेशर की मशीन में देखते हैं तो जो कम वाला होता है ना वो होता है कि लंग्स और हार्ट के बीच में। ठीक है, और जो बड़े वाला नंबर होता है जो 120 वाला जो होता है, वो होता है जो जिसे हार्ट से पूरी बॉडी में। ठीक है, अब वो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, अब बताएंगे टेक्निकल तरीके से। मैंने आपको आम भाषा में समझा दिया, टेक्निकली क्या बात कहना चाह रहे हैं वो। ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा ये तो ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं इसको भी। ठीक है, रक्तवाहिका मतलब कि ब्लड वेसल्स के भीतर में जो ब्लड जा रहा है, रक्त पास हो रहा है, यानी कि ब्लड जो पास हो रहा है किस में? ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज और वेन्स की बात हो रही है। ठीक है, भित्तियों पर पड़ने वाला दबाव रक्तचाप जो है ब्लड प्रेशर कहलाता है। इन्होंने इसको इस तरह समझाया कि वो प्रेशर कि कितनी तेजी से ये भाग रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कभी नोटिस करा होगा कुछ मंदिर में या कहीं आपने नोटिस करा होगा, एक परछत्ती सी बनी होती है टीन की। अगर कोई आराम से चलेगा तो इतनी आवाज नहीं आएगी, लेकिन जब बंदर भागते हैं उसके ऊपर तो बड़ी जोर से आवाज आती है, धम 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 धम, है ना? उसकी उसमें आवाज आती है। चलिए एक एग्जांपल ये समझ लिया। अब एक और चीज समझे, आपने क्या करा, पाइप में ना पाइप का एक सिरा आपने नलके से ज्वाइन कर दिया, जैसे हम करते हैं पानी डालने वक्त, पौधों को पानी डालने लगे आप, तो एक सिरा आपने वहां पे लगा दी नलके के ऊपर, और एक सिरे को आपने बंद कर दिया और पानी पीछे से ऑन कर दिया। आपको क्या लगता है कितनी देर तक पानी अंदर स्टोर रह पाएगा? कुछ देर के बाद तो पानी अपना एक प्रेशर डालेगा पाइप को फाड़ कर बाहर निकलने के लिए। अब वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, नलके के पास वाला, नलके के बीच वाला। पर आपको क्या लगता है नलके के पास वाला जो होगा वो पॉइंट से फटेगी पाइप, या फिर एक और वजह भी होती है जहां पे पाइप फोल्ड्स हो रही होती है। ठीक है, जहां पे ज्यादा प्रेशर इकट्ठा हो गया, द नेक्स्ट पॉइंट इज जहां पे पानी का भाव जहां पे इकट्ठा हो गया। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज नियर टू द टैप, यानी कि नियर टू द नलका। नलके के पास जो आ रहा होगा ना, क्योंकि पूरी पाइप भर चुकी है, अब वो कहाँ से भरे? आइदर वो पाइप जो होगी नलके से उतर जाएगी प्रेशर की वजह से, अगर नहीं उतरी
जो वॉशिंग मशीन्स की होती हैं, वो पूरी पेच से या कहीं कील से लगा के अटैच करी हुई होती है। अगर वो नहीं निकल सकती, तो पाइप बीच में से फट जाएगी। पाइप बीच में से फट जाएगी। क्यों? वो एक प्रेशर डाल रहा है पानी, पाइप की वॉल्स पर। पाइप की जो सतह है, उसपे एक प्रेशर डाल रहा है। वो इसी बात में कहना चाह रहे हैं कि जो ब्लड भी है ना, ब्लड भी अपना एक प्रेशर डालता है, किसके ऊपर? ब्लड की वेसल्स के ऊपर, आर्टरीज़ और वेन्स के ऊपर, ठीक है? जो एट्रियल ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जो आर्टरीज़ का जो ब्लड है, जो हमारी बॉडी में एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करती है। हार्ट से पूरी बॉडी में हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो शुद्ध खून है, उसे पहुँचाने का काम करती है, वो आर्टरीज़ हैं, ठीक है? तो इसलिए एट्रियल ब्लड प्रेशर जो है, धमनियों में प्रवाहित होने वाला रक्त के द्वारा उनकी भित्तियों पे पड़ने वाला दबाव धमनियाँ रक्तचाप कहलाता है, यानी कि एट्रियल ब्लड प्रेशर जो आर्टरीज़ के अंदर है। सेम वेनस ब्लड प्रेशर जो वेन्स के अंदर आता है। हृदय के पास वाली रक्तवाहिनी में रक्त दाब बढ़ जाता है तथा दूसरी वाली रक्तवाहिनी में रक्त दबाव कम हो जाता है। यानी कि धमनियाँ जो होती हैं धमनियाँ आपकी हुई आर्टरीज़। आर्टरीज़ में थोड़ा-सा अधिक होता है और वेन्स में थोड़ा कम होता है। ये नेचुरल सी बात है। क्यों? थोड़ा-सा नेचुरल भी आप समझ सकते हैं। आप कहेंगे नहीं मैम ये भी तो हो सकता है। जो ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ जा रहा है ना, वो बहुत तेज़ होता है और जो ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है? और इसके ना कई जगह पे आपने नोटिस करा होगा जो वेरिकोस वेन्स होती हैं, पैरों में जो वेरिकोस या डीवीटी हो जाती है और क्या था? स्पाइडर वेन्स हो जाती हैं। वो इन्हीं की वजह से होती है कि वेन्स में जो प्रेशर होता है ना ऊपर की तरफ जाने का, वो तो चलो ठीक है। लेकिन वॉल्स की वजह से ना वो प्रेशर प्रॉपर्ली अच्छे से बाहर की तरफ नहीं आ पाता। बहुत सारी वॉल्व्स लगी हुई होती हैं, हमारे इसमें भी, वेन्स के अंदर भी, ठीक है? ताकि ब्लड फ्लो जो नीचे हमारे पैरों में होती है ना, ऐसे मान लीजिए ये वेन है, ऐसे बोलूँगी तो कुछ समझ नहीं आएगा ना, ये वॉल्व है, ये वॉल्व है, ऐसे करके वॉल्व है, ठीक है? तो रक्त ना ऊपर जाना चाहता है, तो उसने कहा ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं मैं यहीं खड़ा हूँ, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आके ना इसने ना ये खुल नहीं रहा, मैं कहा खुल, नहीं खुल रहा, खुल, नहीं खुल रहा, खुल जा, नहीं खुल रहा। तो ब्लड उस तरफ जा ही नहीं पा रहा। तो यहाँ क्या होने लगता है? यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो वो क्या लगती है देखने में ब्लू-ब्लू। वेरिकोस वेन्स में ऐसे दिखता है ना ब्लू-ब्लू हो गई है वो जगह पे। क्योंकि इस एरिया में डीऑक्सिजनेटेड ब्लड हमारा इकट्ठा हो जाता है। हमारा नहीं, जो भी पेशेंट है उनका। ठीक है? रक्तचाप के प्रकार सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक निलय यानी कि वेंट्रिकल्स के प्रकुंचन के दौरान रक्त को महाधमनी में धकेलने के लिए निलय से संकुचित होने पर उत्पन्न अधिक दबाव सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। अम, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क है। 1 सेकंड, I'll try। ये तो और भी बुरा लग रहा है। पढ़ा जा रहा है? नहीं ना? ओके छोड़ें। नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो 100 टू 140 mm ऑफ एचजी होता है, ठीक है? आई कैसे पढ़ा जा रहा हो? ये लाइन है, जिससे भी पढ़ी जा रही है, ठीक है? ओके, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एट्रियल सिस्टोल जो था 1 पॉइंट उसका सेकंड का था। सिस्टोल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? तो यहाँ संकुचन की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है किसकी? निलय की, वेंट्रिकल्स की। साथ-साथ में थोड़ा-सा लिख लेते हैं। वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रकुचन के दौरान प्रकुचन क्या होता है? रिलैक्सेशन? आई डोंट नो मुझे ये थोड़ा-सा मैं अपनी तरीके से बता देती हूँ ज़्यादा बेहतर है। मुझे ये थोड़ा-सा हिंदी वाला थोड़ा वर्ज़न थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। मतलब प्रकोचन तो थोड़ा बहुत समझ आता है बट ये वाला नहीं। एक सेकंड।
आप ये कह सकते हैं कि सिंपल मैं इसको तो यहाँ से इसको ये ऐसे ही डिकोड कर सकती हूँ। मैं अपनी वाली भाषा में समझा देती हूँ जो मुझे बिना उसके है। ये थोड़ा-सा इतना हिंदी वाली भाषा को मैं डिकोड कर नहीं पाऊँगी। सॉरी। पर इफ समवन नोज़ देन दे कैन डिकोड ओवर हियर। दे आर अलाउड। अगर किसी को ये जो हिंदी से हैं, उन बच्चों के लिए है, अगर वो इसको डिकोड करना चाहते हैं, ताकि बच्चे हिंदी में समझ पाएँ, तो वो कर सकते हैं। बाकी सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक में होता है कि वो ब्लड ब्लड प्रेशर जब कॉन्ट्रैक्शन होती है बॉडी में, ठीक है? यानी बॉडी में नहीं, हार्ट में, ठीक है? किसमें? हार्ट में भी किसके अंदर होती है? जहाँ पे हमारे वेंट्रिकल्स हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक क्या होता है? जब वो प्रसारित करते हैं और ब्लड बाहर तरफ निकलता है, ठीक है? और इसमें हम कहेंगे कि थोड़ा-सा रिलैक्स की पोज़ीशन कह सकते हैं और एक्सपेंशन की पोज़ीशन कह सकते हैं, जहाँ पे ब्लड बॉडी के मतलब हार्ट के अंदर आता है, ठीक है? ये सेम बात को ही उन्होंने वैसे बोला है, इसमें कुछ अलग से नहीं बोला, ठीक है? ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ, यहाँ से ठीक है, ये थोड़ा समझ आ जाएगा। ये थोड़ा क्लैरिटी के साथ है। व्हाइट लेते हैं, ठीक है? अब जब सिस्टोल हो रहा है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन किसकी बात कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है वेंट्रिकल्स की यानी कि पिचके का। पिचके का तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है? ये जाएगा लंग्स के पास, ये जाएगा पूरे हार्ट के पूरी बॉडी के पास, ठीक है? अब यहाँ से एट्रियम हमारे संकुचित करेंगे और डायस्टोल यानी कि वेंट्रिकल्स का डायस्टोल होगा यानी कि ये प्रसारित करेंगे ताकि ये एक्सेप्ट कर सकें, ले सकें सारा ब्लड अपने अंदर, ठीक है? डायस्टोल और सिस्टोल का। अभी समझ आ गया? सिस्टोल और डायस्टोल यहाँ पे वेंट्रिकल की बात हो रही है इसलिए, सिर्फ़ वेंट्रिकल की बात हो रही है इस वाले में। इस वाले में सिर्फ़ और सिर्फ़ वेंट्रिकल की बात हो रही है, एट्रियम की बात नहीं हो रही। नहीं, ये तो इन्होंने नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, नो, ये लाइन थोड़ी गलत है। गलत नहीं कहूँगी, इन्होंने तो सही लिखा है, पर इसमें 2-3 चीज़ें थी और बताने वाली। अभी कैसे खत्म हो गया? अभी नहीं खत्म हुआ, 1 मिनट रुकिए। इसमें 2 चीज़ें हैं। 1 सेकंड। एक होता है 1 सेकंड रुकिए, इसमें नहीं दे रखा ना? नहीं, कहीं था तो। इसमें है करेक्ट है, डायस्टोल करेक्ट है। 1 second, please allow me for a moment. हुँ, 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 डन। हुँ, यहाँ मैंने देखा है कहीं पे लिखा हुआ था। ये देखिए, यहाँ है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया था ना, पल्मोनरी सर्किट से क्या होता है हमारा जो लो वाला हमारा ब्लड प्रेशर दिखाता है ना, जो 60 सॉरी 80 टू 90 के बीच में, अब आफ्टर कोविड चेंज होगी जिसकी वैल्यू चेंज होगी है, जो 80 टू 90 वाला आता है, वैल्यू आती है, वो इसकी वजह से आती है पल्मोनरी सर्किट की वजह से। और सिस्टमिक सर्किट की वजह से हमारी जो वैल्यू आती है वो दैट इज़ राइट नाउ 120 टू 130 नियरली, इतना ही रहता है ना आजकल, आफ्टर कोविड चेंज हो गया है। ठीक है? तो 80 120 कहते हैं, 90 130 कहते हैं। आई गेस यही वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब मतलब कोविड के बाद जो चेंज आया है, उसके बाद से। तो उसमें क्या होता है, जब ब्लड पूरा का पूरा जो पल्मोनरी मीन्स जब हार्ट में ब्लड आया था ना राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से, फिर वो लंग्स में गया और लंग्स ने कितनी देर में हार्ट को ब्लड पहुँचाया, दैट इज़ पल्मोनरी सर्किट। ठीक है? फिर ये वो जो नंबर वाला कम ये वाला वो वाला प्रेशर है। तो इस पे कहते हैं इस पे ये अगर कोई कार्य करे, जैसे मेडिटेशन, प्राणायाम करते हैं, इसको उससे कंट्रोल करा जा सकता है। ठीक है? लो के केस में। हाई के केस में भी फिर इसकी मेडिसिन्स चलती है वरना।
ठीक है? वैसे इसके ऊपर काम नहीं होता, इसमें दवाइयाँ कम रखते हैं हम। डॉक्टर्स जनरली प्रेफ़र करते हैं दैट यू शुड नॉट टेक मेडिसिन फॉर पल्मोनरी सर्किट, ठीक है? और वहीं अगर बात होती है सिस्टमिक सर्किट की, बात होती है तो जो मेडिसिन्स मिलती है ना, हाई प्रेशर, लो में तो ख़ैर मिलती ही नहीं मेडिसिन्स। उनमें कहते हैं कि आप जितना हो सकता है कि हर्बल चीज़ों को आप एन्जॉय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो इसकी वज़ह से होती है कि जो हार्ट से लेफ्ट साइड पे जो ब्लड आया होता है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से पूरी बॉडी में, वो होता है सिस्टमिक सर्किट, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो ये वाला ब्लड प्रेशर होता है। बाकी ये वाला तो आपने याद करना हो तो आपकी मर्ज़ी है, बट इट्स नॉट दैट रिक्वायर्ड। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और ना ही वैसे है। अपनी खुशी के लिए या अपनी समझ के लिए आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो, सो यू कैन गो अहेड। ठीक है? सो योर सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओवर नाउ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है? किसी का कोई प्रश्न जो मुझे पता नहीं होगा इस टाइम पे? क्योंकि इस टाइम पे सबको है क्लास खत्म हो जानी चाहिए। देर हो गई है। एम आई राइट?